हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरिया बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट, जो कि आज का सेट होगा आपका 7 नंबर। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट 1 to 20 क्वेश्चन तक जो है आपका करंट अफेयर है। करंट अफेयर को हम रेंडमली आंसर बताते चलेंगे और जो जितने जीके जीएस हिस्ट्री वगैरह क्वेश्चन है उसका हम जो है ऑप्शन वाइज जो है क्लियर करते चलेंगे, ताकि आपको भी जो है सुनने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे। तो आइए देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। कथन 1 का क्या कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति दी है। तो देखिए, ए वाला जो कथन जो है आपका सही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति दी है। कथन 2 देखेंगे कि नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 को स्थान देगी। तो ये भी जो है आपका सही है। यह नीति 5 स्तंभों पे आधारित है। तो ये भी जो है सही है। तो आपका कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा कि निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो देखते हैं कि अबू धाबी में आम संवर्धन कार्यक्रम भारतीय मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किया गया है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 1 सही है। इसका आयोजन जो है आपका कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने इसका आयोजन किया है। तो ये भी जो है आपका कथन 2 भी जो है आपका सही हो जाएगा। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किए हैं। तो देखिए कहां पे किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए नागपुर में, ऑप्शन नंबर बी नासिक में, ऑप्शन नंबर सी मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी पुणे में। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका पुणे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका निर्मला सीतारमण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। तो किस केंद्रीय मंत्री को जो है हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 सत्र का उद्घाटन कहाँ में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में। तो कहाँ पे किया गया है कि ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 सत्र का उद्घाटन जो है आपका न्यू दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलना चाह रहा है कि कथन 1 देखेंगे कि कौन सा जो है असत्य कथन को चुनिए। तो सबसे पहले है सत्य और असत्य वाले में क्वेश्चन को किस तरह से पकड़ना है उसके ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए। अगर देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पढ़ते चले जाते हैं कि हाँ सत्य होगा, लेकिन सबसे पहले ये पूछिए कि सत्य है या असत्य है, इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ही को कथन पे हमको काम करना है। तो विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में वर्ष 2024-25 में देश के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो एक कथन जो है आपका कथन 1 नंबर जो है आपका यूनेस्को के 47वें सत्र के जो अधिवेशन हो रहा था यूनेस्को का, उसमें जो है आपका कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को जो है यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये कथन सत्य है। इसके अंतर्गत जो है 12 किलो को शामिल किया गया है। यही क्वेश्चन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो है आपका नेक्स्ट देखेंगे। कथन नंबर 3 देखेंगे कि भारत जो है 2021 से 2025 तक विश्व धरोहर समिति का सदस्य बना है। तो ये भी जो है आपका सही हो जाएगा। कथन 2 जो है यहाँ पे आपका असत्य दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो केवल सी हो जाएगा जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका 7 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो ग्रुप कैप्टन जो है शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4
4 वाणिज्यिक मिशन से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो कथन 1 जो है यहाँ पे आपका सत्य है, क्योंकि पूछा गया है कौन सा असत्य कथन को चुने, तो कथन 1 जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वे स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल ग्रेस में पृथ्वी पर वापस लौटे हैं, ये भी सही हो जाएगा। इस मिशन के कमांडर पैगी व्हिस्टन थे, तो ये भी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। जो आपका कभी ऑप्शन नहीं दिया गया है तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 8 नंबर, कि हाल ही में फेड महिला विश्व कप के फाइनल का खिताब जीतने वाले भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? तो वैशाली रमेश बाबू बनी है, या ऑप्शन नंबर बी दिव्या देशमुख बनी है, ऑप्शन नंबर सी हरिका द्रोणावली बनी है, या ऑप्शन नंबर डी कोनेरी हम्पी बनी है। तो इसका आंसर की अगर बात करते हैं कि फेड महिला विश्व कप फाइनल का खिताब जीतने वाली भारत की पहली शतरंज महिला की बात करते हैं तो दिव्या देशमुख बन गई है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर कब साइन हुआ है? तो देखिए, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच की अगर बात करते हैं तो मुक्त व्यापार समझौता पे कब साइन किया गया था? तो 24 जुलाई 2025 को किया गया था। देखिए, इसमें छोटा डेट दिया गया है। अगर जुलाई 2025 देखेंगे तो आप ऑप्शन को सही कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई में हुआ था, बट यहाँ पे जो है सबसे छोटा डेट पूछ दिया है। ये वाले डेट जो होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है एग्जाम के टाइम में याद करना। तो 24 जुलाई 2025 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण जो है लद्दाख में किया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका अस्त्र मिसाइल, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका ब्रह्मास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका आकाश प्राइम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका नाग मिसाइल हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका नाग मिसाइल आकाश प्राइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, कि हाल ही में लॉन्च किए गए ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देख लेते हैं। प्रारंभिक भारतीय कला रूपों को बढ़ावा देना, जो नहीं होगा। भारत के संग्रहालयों का आधुनिकीकरण करना, ये नहीं होगा। प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना और राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण करना, जो कि आपका ज्ञान भारतम मिशन का लक्ष्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य चुनना है? और कथन 1 देखेंगे कि प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया है। तो प्रयागराज को जो है सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। कथन 1, दानापुर छावनी को सर्वश्रेष्ठ छावनी का अवार्ड दिया गया है, जो यहाँ पे नहीं होगा। ये दानापुर ना होकर के किसको दिया गया है? तो सिकंदराबाद को दिया गया है। सिकंदराबाद सर्वश्रेष्ठ छावनी को जो है आपका सर्वश्रेष्ठ छावनी का अवार्ड दिया गया है। और जो है प्रयागराज नगर निगम को विशेष पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो कथन 1 और कथन 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कि निम्न कथनों पे विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें असत्य कथन चुना है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो देखिए यहाँ पे ए भी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका। देखिए इसमें कौन सा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किए हैं, जो आपका जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। और जो है आपका कि बिहार सरकार ने हाल ही में बुजुर्ग दिव्यांगों और विधवा माताओं को पेंशन में 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया है। देखिए इसमें जो है आपका बुजुर्ग को भी दिया जा रहा है, दिव्यांग विधवा माताओं को दिया गया है। तो कथन 1 जो हो जाएगा इसमें सत्य हो जाएगा। इसमें अगर आंसर जो दिया गया है डी दिया गया है, जो गलत हो जाएगा। कथन 1 जो है इसमें सत्य होगा, क्योंकि पूछा कौन सा गया है, असत्य पूछा गया है। तो असत्य पूछा गया है तो दोनों
क्वेश्चन जो है आप इसमें असत्य पूछा गया है, तो दोनों असत्य नहीं है, दोनों सत्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो है आपका सत्य है, ये भी सत्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन आपका सत्य है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपका असत्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 14 नंबर कि निम्न में से किस देश में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका अजरबैजान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा कतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से किस शहर में भारत पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ऑप्शन नंबर ए जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका चेन्नई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा। तो अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है अभ्यास है किसके साथ होता है? तो आपका सिंगापुर के साथ होता है, जो कि आपका उदयपुर में नहीं हुआ है, जोधपुर में हुआ है। कुरुक्षेत्र काट दीजिए, कच्छ काट दीजिए, तो आपका जो है कहाँ में आयोजन किया गया था? तो आपका जोधपुर में आयोजन किया गया था। आगे देखेंगे 17 नंबर कि हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित करेगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पम्पटन है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, हार्वर्ड भी नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का मसौदा तैयार करने वाली 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति की अध्यक्ष किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी ए जो हो जाएगा आपका चिराग पासवान। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा स्मृति ईरानी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका मिलान करने वाला दिया गया है कि देखिए छपरा शहर जो है किस नदी के किनारे है? तो छपरा शहर जो हो जाएगा आपका सरयू नदी के किनारे है। जहानाबाद आपका दरधा नदी के किनारे है। दरभंगा आपका बागमती नदी के किनारे है, तो 3 हो जाएगा सी का। फतुआ जो हो जाएगा 3 नहीं हो जाएगा, 2 हो जाएगा दरभंगा। फतुआ जो हो जाएगा आपका पुनपुन नदी के किनारे है। तो 4 1 2 3 जिस ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा। तो 4 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर जो है सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर कि सोनोरन मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सोनोरन मरुस्थल की बात करते हैं तो सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अफ्रीका काटिए, एशिया काटिए, दक्षिण अमेरिका काटिए, आपका आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। अगर बात करते हैं, देखिए प्रमुख और मरुस्थल है, जैसे कि दक्षिण अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल कौन सा है? तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ में है? तो चिली में है। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ में है? तो आपका अर्जेंटीना में है। ये सभी जो है आपका दक्षिणी अमेरिका का मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल देखेंगे तो रेड डेजर्ट जो है आपका यूएसए में हो जाएगा। मोजावे यूएसए हो जाएगा। कोलोराडो मरुस्थल जो है आपका यूएसए में है। चुआन ये जो है आपका यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाता है। और एशिया में प्रमुख मरुस्थल जो हो जाएगा आपका अल नाफुद ये जो है आपका सऊदी अरब में हो जाएगा। दस्त ए लूट आपका कहाँ में है? ईरान में है। ये सभी मरुस्थल है। थार मरुस्थल जो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। तकला मकान मरुस्थल कहाँ में है? तो चाइना में है। गोबी मरुस्थल कहाँ में है? तो चीन और मंगोलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 21 नंबर कि लेब्राडोर जलधारा किस महासागर की ठंडी जलधारा है? तो लेब्राडोर जो है आपका किस महासागर की ठंडी जलधारा है? तो आपका अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन सा है?
तो आपका लेब्राडोर है। अब देखेंगे अटलांटिक महासागर के ठंडी जलधारा कौन कौन से है, तो लेब्राडोर जो है अटलांटिक महासागर के ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर हो गया, बेंगुएला हो गया, कनारी और फॉकलैंड, ये सभी जो है आपका अटलांटिक महासागर के ठंडी जलधारा है। और अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा देख लेते हैं तो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, ब्राज़ील जलधारा हो जाएगा, इरमिंजर जलधारा हो जाएगा और उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, ये सभी जो है आपका अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अब देखेंगे हम यहाँ पे प्रशांत महासागर का, तो प्रशांत महासागर के जलधारा जो हो जाएगा आपका हम्बन बोल्ट जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, क्यूराल जलधारा और अंटार्कटिक जलधारा, ये सभी जो है प्रशांत महासागर के ठंडी जलधारा है। और प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा जो हो जाएगा आपका क्यूरोसिया जलधारा, अलास्का जलधारा, सुसीमा जलधारा और अल नीनो जलधारा, ये जो है आपका प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा है। और जलधारा से एक क्वेश्चन जो है आपका बिहार एसआई के एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी किस देश में स्थित है, तो मृत्यु घाटी जो है शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से मृत्यु घाटी किस देश में स्थित है, तो इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो आपका यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेंगे कौन कौन से, यह जो है आपका रेगिस्तान घाटी है जो गर्मी बढ़ने पर दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक हो जाता है। कौन सा, तो शैतान का गोल्फ कोर्स जो कि आपका एक मृत्यु घाटी है जो कि आपका यूएसए में है। और विश्व के प्रमुख घाटियाँ देख लेंगे, जैसे कि एक है आपका हम्बर घाटी जो कि आपका कनाडा में है, मृतक घाटी आपका कैलिफोर्निया में है जो कि आपका इस क्वेश्चन में दिया गया है, लॉयर घाटी कहाँ में है तो फ्रांस में है, पो घाटी आपका इटली में देखने को मिलेगा, पंजसीर घाटी जो कि आपका एक अफगानिस्तान में है, चितवन घाटी आपका नेपाल में है और टेलर घाटी जो है आपका अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर कि दलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हो जाएंगे, तो देखिए दलहन में अगर सबसे अधिक उत्पादन करने वाले राज्य की बात करते हैं तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि दलहन में जो है आपका मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाले प्रमुख दालों में से चना हो जाता है, अरहर हो जाता है, उसके बाद मसूर हो जाता है और मूंग हो जाता है। तो दलहन में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ में होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगर दलहन उत्पादन में वर्ल्ड वाइड देखिएगा तो आपका भारत ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्षा आवरण कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो देखिए इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा आपका 8,27,357 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है सी में आंसर हो जाएगा। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण जो है आपका 8,27,357 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के गुजरती है, तो भूमध्य रेखा जो है आपका पाकिस्तान से नहीं गुजरता है, मैक्सिको भी नहीं, दक्षिण अफ्रीका भी नहीं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका केनिया से गुजरता है। जैसे कि देखिए भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश कौन कौन से हो जाएंगे, तो गैबोन हो जाएगा, कांगो हो जाएगा, गैबोन हो जाएगा, युगांडा, सोमालिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य शामिल है। और अगर बात करते हैं आपका तो इक्वेडोर शामिल है, कोलंबिया शामिल है, ब्राज़ील, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबातीस और साओ टोमे प्रिंसिप जो है ये सभी जो आपका भूमध्य रेखा जो है ये सभी देश से गुजरती है। अब अगर बात करते हैं कि भूमध्य रेखा के पास क्षेत्र में पूरे वर्ष लगभग 12 घंटे दिन होते हैं और 12 घंटे रात होते हैं, जो इक्वल होता है। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिम्पोप नदी जो है मकर रेखा को 2 बार में काटती है। इस पॉइंट को कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा कि लिम्पोप नदी जो है मकर रेखा को 2 बार में काटती है, कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार में काटती है और माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार में काटती है। ध्यान से इस क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिए क्योंकि बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में पूछता है, तो देखिए उत्तर से दक्षिण क्रम में तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो अरावली राजस्थान में है। उसके बाद की बात करते हैं तो आपका गिरनार हो जाएगा। उसके बाद की बात करते हैं
गिरनार की बात करते हैं तो सातमाला हो जाएगा। सातमाला कहाँ में है? तो देखिए सातमाला पहाड़ी जो है आपका नासिक के पास में है, महाराष्ट्र के पास में है। उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाइए तो आपका अनाईमुडी जो कि आपका केरल में देखने को मिलेगा। अनाईमुडी पहाड़ी, अनाईमुडी चोटी जो केरल में स्थित है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए मध्य एशिया की ठंडी हवा जो कि गलत हो जाएगा। स्थल तथा समुद्रों का भीदन तापमान, ये जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय मानसून जो है आपका भारत में मानसून की वापसी जो है आपका अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र से दक्षिण की ओर विस्थापित होकर चिन्हित होती है। भूमध्य रेखा के पास निम्न दाब का क्षेत्र है जहां व्यापारिक हवाएं अभिसरित होती हो और मानसून प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला पॉइंट इसे देखते हैं कि वापसी के चरण के दौरान भूमध्य रेखा की ओर दक्षिण की ओर विस्थापित होती है, जो वर्षा ऋतु के अंत का संकेत देता है। और वापसी आमतौर पर अक्टूबर की शुरुआत में उत्तर पश्चिम भारत में शुरू होती है और देश भर में दक्षिण की ओर बढ़ती है। यह बदलाव साफ असमान आर्द्रता में कमी और दिन के समय तापमान में वृद्धि के साथ होता है। तो इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थल और समुद्रों का विभेदन तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर, कि नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर बिहार में पड़ता है? तो देखिए अगर बिहार यहाँ पे पूछ गया है तो बिहार के अगर पूछा गया है तो और क्या पूछा गया है, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति बिहार के पूर्वी, तो बिहार के पूर्व में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा? तो आपका किशनगंज हो जाएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी के नज़दीक है। बंगाल के नज़दीक है तो बंगाल की खाड़ी हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। और नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति की अगर बात करते हैं तो इसका देखिए नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति जो होता है आपका स्थानीय रूप में इसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है और हिंसक ग्रीष्मकालीन तूफान है जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आते हैं। इन तूफानों में तेज हवाएं होती है, बिजली होती है, भारी वर्षा और कभी कभी जो है आपका ओलावृष्टि देखने को मिलता है। ये आमतौर पर मानसून से पहले के महीने में विशेष रूप से मार्च और मई के बीच में आता है और मौसम को ठंडा कर देता है। अगर इस मौसम में आता है तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आम के फसल के लिए। उसके बाद अब बात करते हैं तो लीची के फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जूट के फसल के लिए, धान के फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, कि किस मिट्टी का निर्माण जो है आपका बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होते हैं? तो देखिए बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से जो है आपका रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। रेगुर मिट्टी जो कि हम काली मिट्टी बोलते हैं, और काली मिट्टी का रंग जो होता है आपका किसके कारण होता है? तो टेटिनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। और जो है आपका इसमें काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है और इसमें जो है आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि की बहुलता पाई जाती है और इस मिट्टी को जो है आपका रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें एक दिया गया है पर लाल मिट्टी। लाल मिट्टी किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो होता है आपका लाल मिट्टी होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है और इस मिट्टी को प्रकृति जो होती है आपका अम्लीय होती है। अगर बात करते हैं रेगुर मिट्टी की, तो रेगुर मिट्टी का रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी बोलते हैं, जिसका विस्तार आपका सर्वाधिक विस्तार आपका महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलता है और वहाँ पे कपास की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, जो कि आपका बोला गया है कि नदी और सहायक नदी देखने को मिलेगा। तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तो भीमा नदी हो जाएगा। महानदी की सहायक नदी कौन है? तो बैतरनी हो जाएगा। बी का 2 हो जाएगा गोदावरी का वैनगंगा, कावेरी का जो है हेमावती हो जाएगा। तो 1 2 3 4 डायरेक्ट सीधे सीधे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 31 नंबर। 31 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं? तो देखेंगे इसमें हो जाएगा राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो ये दोनों जो है आपका भाग लेते हैं। तो कथन 1 और 2 हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे 32 नंबर, कि राज्य लोक सेवा आयोग
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है आप निष्कासित किया जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को काटिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन नंबर बी को भी काटिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग जैसे कि आपका बीपीएससी है, बीपीएससी के अध्यक्ष को अगर निष्कासित की बात करते हैं तो आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर वही बैठाने की बात करते हैं तो कौन नॉमिनेट करेंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राज्यपाल के द्वारा करते हैं। लेकिन निष्कासन की शक्ति किनके पास है, तो आपका राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन सा जो है अधिकार नहीं है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए देखेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका मूल नागरिकों को प्राप्त नहीं के विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त किया गया है। विधि के समक्ष समानता दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी दिया गया है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी दिया गया है। तो बी सी डी ये तीनों दिया गया है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है। अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो कौन कौन से आर्टिकल जो है विदेशी नागरिकता को नहीं दिया गया है, तो देखिए आर्टिकल 15 जो है आपका विदेशी नागरिकता को नहीं दिया गया है, 16 भी नहीं दिया गया है, 16 के बाद 19 का यूज कीजिए, 19 के बाद आपका 29 और 30 ये इतना को जो है आपका विदेशियों को नागरिकता नहीं दी जाए, विदेशी लोगों को जो है ये आर्टिकल का व्यवस्था नहीं दिया गया है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलना चाह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार खाली स्थान के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है। तो अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री काटिए, प्रधानमंत्री काट दीजिए। हो गया कौन सा, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 361 नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा कि अनुच्छेद 361 के अनुसार कि राज्यपाल अगर कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो देखिए भारत में अगर सर्वप्रथम विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी असम को दिया गया था। और एक किस फार्मूला के आधार पर दिया गया था, तो विशेष राज्य का दर्जा आपका गॉडगिल फार्मूला के आधार पर दिया गया था। इसके लिए उन राज्य की आर्थिक स्थिति, आधिकारिक संरचना और सामरिक महत्ता को पैमाने के रूप में माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम असम को दिया गया था, नागालैंड को दिया गया था, जम्मू और कश्मीर को दिया गया था, विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। यह दर्जा आपका 1969 में 5वें वित्त आयोग द्वारा शुरू किया गया था, ताकि कुछ वंचित राज्यों को वित्तीय सहायता और कर छूट भी दी जा सके। लेकिन देखिए एक आप देखे होंगे, अगर आप करेंट अफेयर पढ़ते होंगे तो नीतीश कुमार बोलते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जो कि बिहार को कभी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि बहुत ही पिछड़ा राज्य है। फिर भी नहीं दिया गया, अब क्या मैटर है वो लोग समझे। आगे देखते हैं कि यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है। तो देखिए पंचायत चुनाव जो है अगर भंग हो जाती है तो देखिए जब से भंग होता है उस समय से 6 माह के बाद जो है आपका पंचायत चुनाव कराना अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह जो है आपका यह बलवंत राय मेहता समिति के सलाह के बाद स्थापित किया गया था, जिसे 1957 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया तथा इस समिति में त्रिस्तरीय पंचायत शासन जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को दिया गया था। इस योजना के परिणाम स्वरूप 1959 में राजस्थान में पहली बार जो है आपका पंचायती प्रणाली की शुरू की गई थी। इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा हटा दीजिए, राज्यपाल की अनुशंसा पे नहीं होता है, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पे कभी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उस राज्य की विधानसभा द्वारा, ये भी नहीं होता है, तो संसद के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38 नंबर
क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 38 नंबर कि लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी। तो लोक अदालतों की स्थापना पहली बार जो है आपका कहाँ में किया गया है, तो आपका गुजरात में किया गया है, जो कि आपका गुजरात में किया गया है। और कब किया गया था, तो 1982 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर कि विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या तय कौन करता है। तो देखिए, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या तय करने का अधिकार जो होता है आपका किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। भारत के राष्ट्रपति के पास जो है उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के अंतर्गत 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालयों में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 कि निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका प्राक्कलन समिति हो जाएगा, जो कि लोकसभा से आपका 30 मेंबर होते हैं। लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो 15 जो होता है आपका लोकसभा से होता है और 7 जो होता है आपका राज्यसभा से होता है। और इसके लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपका ऑपोजिशन के लीडर जो होते हैं वही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राक्कलन समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और इससे पॉइंट आप याद रखिएगा कि प्राक्कलन समिति में वैसे मेंबर होते, एक मंत्री को प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में नहीं चुना जाता है। जैसे कि अगर कोई सांसद जो बने हुए हैं मंत्री बन गए हैं तो उनको जो है प्राक्कलन समिति के अंतर्गत उनको नहीं चुना जाएगा, ऐसा कहना है। ये जो क्वेश्चन जो है कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उक्त कथन में निम्न में से किसका है। तो देखिए, एक कथन किसके द्वारा बोला गया है, तो हर्बर्ट साइमन के द्वारा बोला गया है, या भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया है, या हेराल्ड लास्की के द्वारा बोला गया है, या केसी व्हीलर के द्वारा बोला गया है। तो एक कथन जो है आपका केसी व्हीलर के द्वारा बोला गया है कि भारतीय संविधान जो है आपका न अधिक कठोर है और न अधिक लचीला है, उसके मध्य में एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। किनके द्वारा बोला गया है, तो केसी व्हीलर के द्वारा बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर कि भारत का संविधान सभी अल्पसंख्यकों को उसकी पसंद की शैक्षणिक संस्था की स्थापना का अधिकार देता है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर जो हो जाएगा आपका 31 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि अनुच्छेद 30 क्या बोलता है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया गया है, जिसमें आपका 31 क्या बोलता है कि सभी अल्पसंख्यक चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। और एक यहाँ पे 31A होता है, कौन सा होता है, 31A होता है, उसको भी देख लेते हैं कि अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्था की किसी भी संपत्ति को अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले किसी भी कानून में खंड 1 में अनिर्दिष्ट राज्य या सुनिश्चित करेगा कि वह इस तरह के अधिग्रहण के लिए कानून द्वारा निर्धारित राशि संपत्ति वह है जो उस खंड के तहत ग्रांटी अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करेगा। एक जो होता है आपका आर्टिकल नंबर 32 होता है, जो कि ऑप्शन बी में बोला गया है। राज्य शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्था के खिलाफ इस आधार का भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 43 नंबर कि नी रोग का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा नी रोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं, तो शब्द बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसारी का शाब्दिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो इसका 45 का जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जो कि शुद्ध रूप बोला गया है। माई ग्रैंड फादर, देखिए 46 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है कि माई ग्रैंड फादर वॉज फार्मर एंड ही कल्टिवेटेड 3 एकड़ लैंड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 का पूछा गया है कि सम बॉय वे आर हेल्पिंग द वांटेड मैन। इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो द बॉय कौन सा पूछा गया है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द वांटेड मैन वे आर बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 45 नंबर, जो कि आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका अगर आंसर की बात करते हैं 48 का, तो 48 का आंसर की बात करते हैं तो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा 50 नंबर, एक करेंट अफेयर मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का अगर आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, आप बना लीजिएगा। 51 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 52 नंबर, अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या पूछा गया है, तो वृत्त का व्यास पूछा गया, डायमीटर, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 का ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 नंबर, इसका जो हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण के प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है। अब आते हैं हम हिस्ट्री का क्वेश्चन में कि देखिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध जो है आपका किस शासक से है, तो कालसी स्थान का संबंध जो हो जाएगा आपका अशोक शासक से हो जाएगा। और कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह स्थान मौर्य सम्राट के 14 प्रमुख शिलालेखों के एक समूह के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। ये शिलालेख एक बड़ी चट्टान पर अंकित है और उत्तरी भारत में पाया गया एकमात्र पूर्ण अशोक का शिलालेख स्थल है जो इस स्थान से सीधे संबंध को अशोक को स्थापित करता है। एक यहाँ पे कौन सा दिया गया है, तो बृहदत्त दिया गया है जो कि आपका बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। आगे यहाँ पे दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक इनको बोलिए। इनको जो है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोटस कहा था। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनको जो है सेंड्रोकोटस बोला जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है। और किसने कहा था, तो जस्टिन के द्वारा बोला गया था। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर कि ऋग्वेद में बिहार को किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए ऋग्वेद में बिहार को आपका किकट शब्द का प्रयोग किया गया है। किकट के मतलब क्या होता है, तो देखिए ऋग्वेद में बिहार जो है मगध क्षेत्र के लिए किकट शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, कि कुछ विद्वानों के अनुसार किकट शब्द का अर्थ लोभी या कंजूस होता है। किकट शब्द का क्या होता है, लोभी होता है और कंजूस होता है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा क्यों इसको बोला गया था। और उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो वैदिक धर्म का पालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 नंबर के मिलान करने वाला है कि मेगास्थनीज कौन सा बुक लिखा था। बुक का दिया गया है, लेखक दिया गया है और उसके रचनाएं। तो मेगास्थनीज के द्वारा जो है आपका इंडिका लिखा गया है, तो ए का 3 हो जाएगा। टॉलमी के द्वारा क्या लिखा गया है, तो टॉलमी के द्वारा जो आपका लिखा गया है भूगोल लिखा गया है। कौन सा लिखा गया है, तो भूगोल नामक ग्रंथ लिखा गया है जो कि आपका कौन सा हो जाएगा, जियोग्राफी 1 देखिए जो कि इंग्लिश में दिया गया है। पेलिनी के द्वारा क्या लिखा गया है, तो आपका नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया है, 2 हो जाएगा। और हेंसान के द्वारा क्या लिखा गया है, तो CUK लिखा गया है। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर किस में है, सिर्फ 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 3 में ही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 55 नंबर कि उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर के उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों में से एक होने से कुर कबीले बना। तो देखिए वे दोनों जो है एक होकर के कौन सा कबीला बना, तो कुर कबीला बना। वो जो हो जाएगा भरत एवं पुरु कबीला बन करके कौन सा कबीला बने, तो कुर कबीला बने। उत्तर वैदिक काल में जिन 2 कबीले के एक साथ मिलने के लिए कुर नामक शक्तिशाली कबीला बना, वे थे आपका भरत एवं पुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 कि किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था। तो देखिए मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास के बारे में अगर बात करते हैं तो आपका अकबर हो जाएगा। अकबर जो था आपका 1575 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। यह व्यवस्था सैन्य और नागरिक प्रशासन दोनों के लिए एकीकृत क्रम प्रणाली थी। इसी के काल में इसने जात मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत स्थिति और सवार घुड़सवार की संख्या जैसे अवधारणाओं के साथ क्रमिक विकास किया था। एक जो हुआ था आपका जहांगीर के टाइम में, तो जहांगीर जो था आपका कि जहांगीर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में जो था आपका 2 अस्पा और सिंह अस्पा शुरू किया गया था। 2 अस्पा के मतलब होता है 2 घोड़ा और सिंह अस्पा के मतलब 3 घोड़ा रैंक के शुरुआत जैसे परिवर्तन हुए थे। एक जो आ जाइए यहाँ पे शाहजहां, तो शाहजहां के टाइम में हुआ था आपका महाजबी का मतलब होता है आपका शाहजहां ने व्यवस्था में आपका महाजबी व्यवस्था किया था जिसको मासिक वेतन और अनुपात प्रणाली लागू किया था। औरंगजेब जो था आपकी मनसबदारी है इसके माथा पे चढ़ गए थे जो कि इसके लिए सही नहीं था। औरंगजेब के समय तक यह व्यवस्था काफ़ी जटिल हो चुकी थी और जागीरदारी संकट का कारण बन गया था। तो जो
जो यहाँ पे मनसबदारी व्यवस्था था तो औरंगजेब के लिए जो है था आपका बहुत ही संकट का कारण बढ़ गया था और इसका माथा चढ़ गया था, ऐसे बोलिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 59 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य का शासन करने वाले शासकों का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा शासक आएगा, तो संगम शासक आएगा। संगम के बाद आ जाएगा आपका सुलुभ शासक आएगा। सुलुभ के बाद आ जाएगा आपका तुलुभ। तुलुभ के बाद आ जाएगा आपका अरबिडो। ऑप्शन नंबर देखिए संगम, सुलुभ, तुलुभ, अरबिडो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर कि भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था। तो देखिए भारत में पहली बार किसको, तो मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था, तो भीम द्वितीय ने जो पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार गुजरात के चालुक्य कौन सा, तो चालुक्य सोलंकी वंश के शासक भीम द्वितीय ने हराया था। भीम द्वितीय अक्सर भीम द्वितीय को ही संदर्भित किया गया है, भीमदेव। आगे देखेंगे कि जिन्होंने 1778 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट क्यादरा के युद्ध में मोहम्मद गौरी को करारी शिक्कत दी थी, उसकी माता जो थे नायकी देवी ने सेना का नेतृत्व किया था। एक जो था आपका कौन सा, आनंद पाल यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो आनंद पाल जो था आपका शाही वंश के शासक थे जिन्होंने गजनवी शासक महमूद गजनवी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एक जो यहाँ पे दिया गया है कौन सा, एक दिया गया है आपका पृथ्वीराज चौहान, जिससे जिक्र करते हैं। एक जो था आपका पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जो था आपका चंदवार का युद्ध हुआ था, जो कब हुआ था, तो 1194 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जयचंद की पराजित हुआ था। एक जो था आपका पृथ्वीराज चौहान, जो कि इसी से रिलेटेड है जयचंदवा से, कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में हराया था। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण जीत थी, लेकिन गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। और क्यों किया था, क्योंकि जयचंद जो था यहाँ पे धोखा दिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर कि प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बन गया था। तो देखिए क्या बोला गया है, प्रारंभिक मध्यकाल पूछा गया है, और जो है बिहार का क्षेत्र जो है किसके बीच जो है संघर्ष का अखाड़ा बन गया था। तो देखिए बंगाल और मराठा काट दीजिए, दिल्ली और अंग्रेज काटिए, और बंगाल और अंग्रेज काटिए। तो बंगाल और दिल्ली के बीच में जो था आपका बिहार पड़ गया था, उसी के बीच में जो है बिहार का क्षेत्र जो है आपका एक संघर्ष का अखाड़ा बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका 67 नंबर कि 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह बताया था। तो देखिए पूर्णतया अगर सिपाही विद्रोह की बात करें तो सर जॉन लॉरेंस और जे.आर. सिल्ले के द्वारा बताया गया था। तो लॉरेंस एंड सिल्ले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर इससे कुछ रिलेटेड देख लेते हैं कि एक जो था आपका डिजराइली क्या बोला था, तो राष्ट्रीय विद्रोह या राष्ट्रीय उत्थान किसके द्वारा बोला गया था, तो डिजराइली के द्वारा बोला गया था। एक जो है आपका टी.आर. होम्स जो है आपका, एक क्या बोले थे, सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष बताया था, किनके द्वारा, तो टी.आर. होम्स के द्वारा। और ये बताए थे कि उन्होंने इसे आंशिक रूप से सिपाही विद्रोह और आंशिक रूप से लोकप्रिय विद्रोह माना, जिसका विवरण थे। नेक्स्ट देखते हैं आपका 63 नंबर कि निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम जो है आपका वर्ष 1885 में बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर गया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय संघ इसकी गठन की स्थापना आपका ए.ओ. ह्यूम ने 1884 ईस्वी में किए थे। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुए पहले अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना आपका 1891 में राधाकांत देव और हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किए हैं। एक जो है आपका इंडियन एसोसिएशन दिया गया है, जिसकी स्थापना जो है 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस किए हैं। एक दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में लंदन के विलियम एड्स ने भारतीय लोगों को स्थिति के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर कि आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं और संस्थापकों में से कौन सही है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले किए हैं। द इंडियन वुमेन एसोसिएशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है। सेवा सदन एम.जी. रनाडे के द्वारा नहीं किया गया है। सेवा सदन जो है आपका एम.जी. रनाडे गलत हो जाएगा। सेवा सदन की स्थापना जो है आपका पारसी समाज सुधारक बरहरामजी
मेरवानजी और मालाबारी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 65 नंबर कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया गया था। कौन कौन से, तो सार्वजनिक विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर को दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग को दिया गया है। लॉर्ड कैनिंग नहीं, सॉरी, लॉर्ड डलहौजी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो हो जाएगा आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है, जिन्होंने भारत में कई प्रशासनिक सुधार किए। एक जो है यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इनके कार्यकाल जो था आपका 1848 से 1856 था। इन्होंने 1853 का रेलवे की स्थापना की। 1854 का वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित टेलीग्राफ प्रणाली और पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना की गई किनके द्वारा, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इन्होंने पीडब्ल्यू को एक अलग विभाग बनाया। एक जो यहाँ पे आपका लॉर्ड कैनिंग है, तो लॉर्ड कैनिंग इसका कार्यकाल जो था आपका 1856 से 1862 ईस्वी तक था। यह भारत के अंतरिम गवर्नर और पहला वायसराय था। 1857 की क्रांति यही बोकवा के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका कार्यकाल जो था आपका 1828 से 1835 तक था। इन्हीं ने जो है आपका सती प्रथा का उन्मूलन 1829 और अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने 1835 जैसे सामाजिक और शैक्षणिक सुधार किए थे। एक यहाँ पे दिया गया लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल जो था आपका 1880 से 1884 तक था। इन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किनको कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आगे देखेंगे 66 नंबर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। तो देखिए मदन मोहन मालवीय शामिल थे। ये तो मदन मोहन मालवीय जो थे आपका कांग्रेस जांच समिति के अध्यक्ष ही थे। मोतीलाल नेहरू जो थे आपका सदस्य थे। लोकमान तिलक शामिल नहीं थे और महात्मा गांधी इसमें शामिल थे। महात्मा गांधी जो थे आपका प्रारूप किए थे, वे कांग्रेस जांच समिति के सदस्य थे और उन्होंने समिति के रिपोर्ट का मसौदा तैयार किए थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 कि गांधी क्या बोला गया है 67 नंबर कि गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पूरी पुरुषों तक सीमित न रखा जाए। तो देखिए किनके द्वारा बोला गया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा क्या बोला गया था कि जो नमक सत्याग्रह कर रहे हैं गांधी जी, आप जो है पुरुषों तक सीमित ना रखें, उसमें जो है महिलाओं को एंट्री भी दें। तो यही जो किनके द्वारा बोला गया था, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा बोला गया था। इसमें जो है सरोजिनी नायडू जो थे आपका नमक सत्याग्रह में भाग लिए थे। ये जो थे आपका वह नमक सत्याग्रह के एक प्रमुख नेता थे। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद धरसान नामक कारखाने में सत्याग्रह को नेतृत्व किए थे सरोजिनी नायडू ने। एक जो है आपका विजय लक्ष्मी पंडित, यह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राजनयिका थी। एनी बेसेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो वह होम रूल आंदोलन के संस्थापक में से एक थी और भारतीय स्वतंत्रता में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर कि जर्मनी में वर्साई की संधि का उल्लंघन कब हुआ था। तो देखिए ये पूछा गया है कि जर्मनी में जो है वर्साई की संधि का उल्लंघन कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 को जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच वर्साई की संधि हुआ था। कब हुआ था, तो 28 जून 1914 को जो था आपका वर्साई की संधि हुआ था और मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच हुआ था। और 1934 में जो है एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में सत्ता आने के बाद उसकी सरकार ने संधि की शर्तों का उल्लंघन करना शुरू किया, जैसे कि अपना अस्थायी सेना रखना चालू किया। और जो है प्रमुख उल्लंघन जो है आपका 16 मार्च 1935 को हुआ, जब हिटलर ने खुले तौर पर अनिवार्य सैन्य सेवा की फिर से शुरुआत की और जर्मनी सेना के विस्तार की घोषणा की, जो संधि से के सैन्य प्रावधानों का सीधा उल्लंघन था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करने वाला दिया गया है, जो आपका जो है साइंस का क्वेश्चन है। क्यूसेक का मतलब क्या होता है, क्यूसेक जो है आपका प्रवाह की दर को इंडिकेट करता है, तो ये का 3 हो जाएगा। बाइट क्या होता है, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। रिएक्टर क्या होता है, तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। बार क्या होता है, तो दाब होता है, तो 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1 और जिस ऑप्शन में सही है 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका 70 नंबर कहता है क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करती है। तो देखिए संपूर्ण आंतरिक अपवर्तन पे काम नहीं करती है, प्रकाश विक्षेपण काट दीजिए तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे जो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन इश्यू को लिखा गया है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर काम करती है। देखिए किस तरह से कार्य करती है। तो ये जो हो गया आपका एक पाइप हो गया और इस पाइप के अंतर्गत अगर मान लेते हैं कि एक फाइबर गुजर रहा है इस तरह से एक फाइबर गुजर रहा है। तो जो देखिए इस तरह से एक फाइबर गुजरा तो यहाँ से जो हम किसी फाइबर को दिए इंडिकेट की एनर्जी दिए तो ये जो होता है यहाँ से टकराता है, यहाँ जाता है, यहाँ से इस तरह से टकराते टकराते जो है फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। तो यही जो हो जाएगा आपका संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि पदार्थ का चुंबकीय वेग शून्य है तो पदार्थ कैसा हो जाएगा। तो देखिए अगर किसी पदार्थ का चुंबकीय वेग शून्य हो जाता है तो हम उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और उनके चुंबकीय क्षण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, जिससे कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। एक जो यहाँ पे अनुचुंबकीय बोला गया है। इन पदार्थों का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे एक छोटी अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। यह बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। एक जो यहाँ पे लौह चुंबकीय दिया गया है, इन दोनों में से अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है और ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में बहुत प्रबल से आकर्षित होते हैं। यह चुंबकीयों को बरकरार कर भी रखा जाता है। आगे देखेंगे एक प्रति लौह चुंबकीय दिया गया है। इन पदार्थों में परमाणु स्तर पर चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, लेकिन वे विपरीत दिशाओं में इस तरह से संरेखित होते हैं कि वे स्थूल स्तर पर शुद्ध चुंबकीय आघूर्ण आघूर्ण जो होता है शून्य होता है। आगे देखेंगे 72 नंबर कि किसी स्थिर गतिशील वस्तु की स्थिति में दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। ये जो है आपका जड़त्व का उदाहरण है। जड़त्व का उदाहरण को ही हम जो है न्यूटन के प्रथम नियम बोलते हैं, जो सही हो जाएगा। न्यूटन के द्वितीय नियम की बात करते हैं तो F बराबर m में हो जाता है। इसके थ्रू जो है हम बल की परिभाषा हम देख सकते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम की बात करते हैं तो ये जो होता है क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। और अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे मायोपिया निकट दृष्टि दोष से ठीक होता है। तो देखिए मायोपिया पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा हम लेंस यूज करते हैं, तो हम उत्तल लेंस यूज करते हैं। तो पहले दर्पण को काटिए। तो देखिए निकट दृष्टि हो गया, तो जब भी निकट दृष्टि होता है हम जो है अवतल लेंस का यूज करते हैं, और जो है अगर दूर दृष्टि दोष जो होता है हम उसमें जो है उत्तल लेंस का यूज करते हैं। आगे देखेंगे 74 नंबर कि विद्युत मोटर में क्या होता है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो गलत हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, नहीं होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो कि आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कि जैसे कि विद्युत मोटर पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी नहीं हो जाएगा। यह जो है विद्युत मोटर की विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर इसका उदाहरण की बात करते हैं तो देखिए घर में जो पंखा चलता है यह जो है आपका विद्युत मोटर का उदाहरण है, और जो जनरेटर चलता है जनरेटर को हम बाहर से बल देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा हो गया, और जब वो रिदम में आ जाता है तो चालू हो जाता है तो विद्युत ऊर्जा देता है, तो वो जो हो जाएगा आपका जनरेटर का उदाहरण हो जाएगा। ये जो है आपका विद्युत मोटर का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 नंबर कि लोहे पर जंग लगने में उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए वायुमंडल में जो है आपका लोहा रखा हुआ है, तो वायुमंडल में जो लोहा रखा गया है उसमें O2 भी है, H2O भी है, हाइड्रोजन भी है। तो ये दोनों की वजह से जो है उसका भार बढ़ जाता है, और जैसे ही इसका भार बढ़ता है हम उसको क्या बोलते हैं, तो फेरिस ऑक्साइड उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो जैसे ही भार बढ़ता है तो इसको आयरन ऑक्साइड बोला जाता है, Fe2O3। और इसका द्रव्यमान जो होता है बढ़ने का मूल कारण होता है कि ऑक्सीजन और जल के अणुओं का द्रव्यमान जुड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जंग लगी हुई वस्तु का भार जो होता है कुल भार से अधिक हो जाता है। आगे देखेंगे 76 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के ताप पर अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है। तो अभिलाक्षणिक पूछा गया है और गंध युक्त जो है हरी पीली गैस के रूप में होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका
क्लोरीन हो जाएगा। एक जो है आपका आयोडीन दिया गया है, यह कमरे के ताप पर आयोडीन एक बैंगनी और काली ठोस होता है जो गर्म करने पर बैंगनी वाष्प में बदल जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड दिया गया है, यह एक रंगीन है, इसे सड़े हुए अंडे जैसा तीव्र गंध आता है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड बोला गया है, यह भी जो है आपका रंगहीन है। और एक जो है आपका यह जो है आपका विषैली गैस है, गंधहीन और विषैली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर कि एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किससे मिलकर के बनता है। तो एक्वा रेजिया जो होता है आपका HCl/HNO3 मिलकर के बनता है, जिसमें से जो आपका HCl का 3 अनुपात होता है और जो है आपका HNO3 का 1 अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है। तो देखिए मैग्नीशियम जो है आतिशबाजी में यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। मैग्नी जो है आपका फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। टंगस्टन के फिलामेंट बना जाता है जो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं। लेकिन तांबा का जो है गैल्वेनीकरण नहीं किया जाता है, तांबा के नहीं गैल्वेनीकरण में हम जस्ता का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, जो पूछा गया है। आगे देखते हैं 79 नंबर कि फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो मिलान करने वाला है। फॉर्मिक अम्ल जो है आपका चींटी में पाया जाता है, तो ए का 3 हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो खट्टे फल नींबू में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, ये सभी में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो 3, 1, 2 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। आगे देखेंगे क्वेश्चन 80 नंबर कि परमाणु भारों के अनुसार तत्वों का सही क्रम और को चिन्हित करें। तो देखिए परमाणु भारों के अनुसार पूछा गया है। तो देखिए एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है। 13 के बाद किसका होता है, लोहा का 26 होता है। तांबा की बात करते हैं तो तांबा का परमाणु द्रव्यमान पूछा गया है, परमाणु भार पूछा गया है। तो देखिए एल्युमिनियम की अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो 27 या 26 बोला जाता है। लोहा की बात करते हैं तो 26 दूनी इसको अगर 52 बोलिए या 55 दिया गया है यहाँ पे। तांबा की बात करते हैं तो कितना होता है, तो 55 दिया गया है। तांबा की बात करते हैं तो 63 दिया गया है। और चांदी के द्रव्यमान की बात करते हैं तो आपका 103 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है। ठीक है, फुट और माउथ ये भी जो है आपका संक्रमणीय है। एथिंग्स ये भी संक्रमणीय है। ब्लैक क्वार्टर ये भी संक्रमणीय है। और काउपॉक्स ये भी जो है आपका संक्रमणीय है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर कि ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है। तो देखिए ग्लाइकोजन का संग्रह पूछा गया है तो शरीर के यकृत और पेशिया में होता है, ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। ये ग्लाइकोजन का संग्रह जो है आपका यकृत और मांसपेशियां में होता है। ग्लाइकोजन यह शरीर में ग्लूकोज का भंडारण रूप है जिसका उपयोग शरीर को ऊर्जा के लिए किया जाता है। यकृत जो होता है आपका, यकृत में संग्रहित ग्लाइकोजन रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है। और पेशिया में जो है मांसपेशिया में संग्रहित ग्लाइकोजन विशेष रूप से शारीरिक गतिविधियां के दौरान मांसपेशियां को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। और यहाँ पे एक तिल्ली दिया गया है कि तिल्ली मुख्य रूप से रक्त छानने और प्रतिरक्षा प्रणाली में शामिल होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। निम्न में कथनों पे विचार कीजिए। यह मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल सही है। यह विशेष रूप से कोशिकाओं के क्षारीय रस स्रावित करता है। तो देखिए पलीहा को काट दीजिए, लाड़ ग्रंथि काटिए। लीवर जो होता है दूसरा नहीं पहला होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अग्नाशय हो जाएगा। आगे देखेंगे 84 नंबर कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो 7 से 8 प्रतिशत होता है। लगभग कितना, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है मानव शरीर में। और रक्त का पीएच मान जो होता है आपका 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोला गया है कि जीव द्रव्यों की खोज किसने किया था। तो सिंगल और निकोलस के द्वारा किया गया है, या डुजार्डिन के द्वारा, या नॉल या रस्का के द्वारा, या लीवेनहॉक के द्वारा। तो अगर 85 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डुडार्जिन के द्वारा किया गया है। जीव द्रव की खोज फ्रांसीस वैज्ञानिक लेनिक्स डुजार्डिन ने 1835 में किया था और इन्होंने इसे सार्कोड नाम दिया था। बाद में 1839 ईस्वी में जेई पुनकिज ने इस पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द का इस्तेमाल किया था। और यहाँ पे दिया गया है आपका सिंगर एवं निकोलसन, जो कि है आपका एस जे सिंगर और जीएस निकोलसन ने 1972 में कोशिका झिल्ली का फ्लूइड
फ्लूइड मोजेक मॉडल प्रस्तावित किया था जो व्यापक रूप से सक्रिय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे 86 नंबर कि विटामिन सी विषय में सत्य कथन को चुनिए। ठीक है, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, बिल्कुल सही होता है। यह गर्म करने पे नष्ट होता है, ये भी सही है। यह दूध में नहीं पाया जाता है, तो दूध में जो है विटामिन सी आपका नहीं पाया जाता है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, तो ये भी सही है। तो 1 2 3 1 2 3 किस में है? 1 2 4 नहीं होगा, 1 2 3 4 नहीं हो जाएगा, 1 2 3। देखिए अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो 1 होगा, जो सत्य पूछा गया। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और गर्म करने पर नष्ट होता है, 2 भी हो जाएगा। यह दूध में नहीं पाया जाता है, 3 भी हो जाएगा। यह मानव शरीर को में संक्रमण रोकने वाला विटामिन है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो एटीपी किस पे? एडीपी में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एटीपी एडीपी, यह जब एटीपी का एक फॉस्फेट समूह टूट करके अलग होता है तो यह एडीपी बनता है और इस क्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। यह ऊर्जा ही मानव शरीर की अधिकांश जो है आपका चयापचय गतिविधियां को संचालित करता है, जैसे मांसपेशियों का संकुचन और तंत्रिका आवेगों का संचरण। यह मुख्य ऊर्जा प्रदायक प्रतिक्रिया है। आगे देखेंगे 88 नंबर की जुगनू एक प्रकार का कौन सा है? तो जुगनू जिसको बोलते हैं, जुगनू एक प्रकार का कीट होता है जो कि आपका भृंग मतलब कि बीटल, और अगर परिवार की बात करते हैं तो लैम्पीरेड के सदस्य है। यह भंग कीट वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 89 नंबर कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए अर्थशास्त्र में अगर उत्पादन की अर्थ की बात करते हैं तो आपका उपयोगिता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कि भारत में मुद्रा जारी करने और उसके विनिमय पर लागू करने वाले पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है आपका न्यूनतम रिजर्व अनुपात बोला जाता है, मिनिमम रिजर्व रेशियो बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 कि राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पे किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका शिवरमन समिति की अनुशंसा पे 1982 ईस्वी में किया गया था नाबार्ड की स्थापना। आगे देखेंगे, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजस्व घाटे की अपेक्षा जो होता है राजकोषीय घाटा सदैव अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया है? तो परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत आपका 2015 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है, किससे होता है? इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो आपका ग्राम विकास परियोजना के क्रियान्वयन से, ऑप्शन नंबर सी विकास परियोजनाओं के निर्माण से, ऑप्शन नंबर डी केंद्र और वित्तीय संबंध से। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध जो होता है आपका पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 95 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के मुख्यालय आपका वियना में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था की बात करते हैं तो आपका देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है? तो देखिए किस खेल से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पोलो हो जाएगा। पोलो खेला किस पे जाता है? तो देखिए पोलो खेल जो है आपका समतल घास वाले बड़े ग्राउंड पर खेला जाता है, जो पोलो के लिए मैदान बहुत चौड़ा और सपाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 नंबर के विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस की बात करते हैं तो आपका 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 जून की बात करते हैं आपका तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।
5 नवंबर की बात करते हैं तो इस तारीख को जो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 22 दिसंबर की बात करते हैं तो इस तारीख को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 99 नंबर कि BARC का क्या नाम है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका पूर्ण नाम है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। यह भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान संस्था है जो मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। इसकी स्थापना आपका 3 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे के रूप में की हुई थी। और 1966 में होमो जहांगीर भाभा के निधन के बाद इसका नाम बदल करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया है। यह संस्था जो है आपका परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग जैसे बिजली उत्पादन, कृषि, स्वास्थ्य और उद्योग के लिए अनुसंधान करता है। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका 100 नंबर कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है, तो फाउंटेन पेन की आविष्कार की बात करते हैं तो आपका वाटरमैन के द्वारा किया गया है। एक जो ऑप्शन बी दिया गया है थियोडर मेसन, ये जो है आपका कि दुनिया का पहला जो है काम करने योग्य लेजर बनाए हैं। एक जो है जेल बेयर्ड जिसकी स्थापना टेलीविजन की शुरुआत में यांत्रिक संस्करणों का आविष्कार किए हैं। एक जो है आपका अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड जो है आपका यह एक स्वीडिश रासायनिक और उद्योगपति हैं। इन्होंने 1866 में जो है आपका डायनामाइट का नामक एक शक्तिशाली विस्फोटक का आविष्कार किए थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है आपका नोबेल पुरस्कार दी जाती है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब किया गया है, तो 1901 में की गई है। और इसी तरह से जो है आज का 100 क्वेश्चन समाप्त होता है, जो कि आपका बिहार SI का आज 7 सेट समाप्त होता है। इसी तरह से जो है आप हमसे बने रहें, आप देखते रहें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और ये जो है सेट आपको A to Z 100% आपको इफेक्टिव होगा अगर आप एग्जाम बिहार SI की तैयारी कर रहे हैं तो। थैंक यू।